Hello everyone. Today we will discuss the topic of inflation in Indian economy. It is very important topic in present era और जो भी कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, फिर भी हमने देखा प्राइजेस वगैरह का बहुत ज्यादा क्रेशेस आया है जो जिसने हर पर्सन को इफेक्ट किया है। इन्फ्लेशन में भी हम लोग बेसिकली प्राइजेस और महंगाई जो बेसिकली हम बोलते हैं जनरल का टर्म्स में उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करना चाहूंगी। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन is the rate at which the value of a currency is falling and consequently the general price level for a goods and services is rising. इसमें क्या होता है? बेसिकली जो वैल्यू होता है करेंसी का वो तो फॉल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूस प्राइस राइज होते जाते हैं क्योंकि चीजें महंगी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उससे क्या हुआ है, वेजिटेबल्स देख लो या डेली यूज की जो चीजें हैं वो सब महंगी हो गई हैं। तो इसलिए इन्फ्लेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स यूज द टर्म ऑफ इन्फ्लेशन टू डिनोट एन ऑनगोइंग राइजेस इन द जनरल प्राइस लेवल कोटेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी है। इकोनॉमिक्स के लिए भी जरूरी है क्योंकि वो जो भी पॉलिसीज बनाते हैं इंडिया के लिए जो भी काम करते हैं तो उसके लिए उनको इन्फ्लेशन देखना बहुत जरूरी होता है। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम बात करें कि किसमें हम इन्फ्लेशन को एक तरह से मेजर करते हैं तो बेसिकली वो है द इन्फ्लेशन रेट। इट इज यूजुअली रिपोर्टेड एज द annualized percentage growth of some broad index of money prices है। ठीक है, ये एनुअली निकाला जाता है। इन्फ्लेशन रेट आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स वेरी ईयर टू ईयर एंड फ्रॉम करेंसी टू करेंसी। एक कंट्री का जरूरी नहीं है जो इस साल इन्फ्लेशन रेट हो और नेक्स्ट ईयर वो सेम रहे, दोनों में कोई ना कोई वेरिएशन होता है और कंट्री टू कंट्री या करेंसी टू करेंसी में भी इसमें चेंजेस आ जाते हैं। फिर इन्फ्लेशन इज समटाइम्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स है। बेसिकली हम इन्फ्लेशन को जो स्टडी करते हैं इसके जो बेस स्टडी वाला जो फॉर्म है वो है एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको मैं आगे डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली डिमांड साइड से इन्फ्लेशन होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है वो बेसिकली कॉस्टिंग साइड से या हम कह सकते हैं सप्लाई साइड से आता है। फिर मोस्टली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सेस आर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम शॉर्ट में सीपीआई बोलते हैं एंड द होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। इंडिया में भी यही दो मेजरमेंट के तरीके हैं इन्फ्लेशन निकालने के। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जो टाइप्स हैं हम इनको दो वेटेज में देखेंगे, एक तो रेट के बेसिस पे देखेंगे और सेकंड हम देखेंगे कॉजेस के बेसिस पे। अगर मैं रेट की बात करती हूं तो इन्फ्लेशन फर्स्ट जो आ जाता है वो बेसिकली मॉडरेट इन्फ्लेशन आ जाता है। मॉडरेट में जो इन्फ्लेशन रेट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, एवरेज लेवल पर होता है। फिर नेक्स्ट है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है जिसमें मॉडरेट से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और हाइपर से नीचे होता है। और थर्ड वन है आपका हाइपर इन्फ्लेशन जिसमें इन्फ्लेशन का रेट अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कॉजेस की। कॉजेस में जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो इन दोनों के कारणों से आते हैं। इनको अगर अपन डिटेल में डिस्कस करना चाहें एक एक कंटेंट को तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका रेट बेसिस पर देखेंगे, फिर इसका कॉजेस बेसिस पर देखेंगे। अब रेट बेसिस पर मैं बात कर रही थी आपसे मॉडरेट इन्फ्लेशन व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस एट अ सिंगल डिजिट एनुअली। पूरे साल में सिंगल डिजिट में यानी 6, 7, 8, 9 तक में अगर वो जा रहा है तब वो क्या होगा, मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा। और मॉडरेट इन्फ्लेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रिपिंग इन्फ्लेशन। कई बार बुक्स में क्रिपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी इसको बोला जाता है। क्रिपिंग बोले या मॉडरेट बोले एक ही बात है। When an economy passes through moderate inflation, the prices of goods and services increases but at moderate rate है। इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस बढ़ेगा वो एक तरह से मॉडरेट लेवल पर बढ़ेगा और इसको क्रिपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर बात करते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन जो जस्ट मॉडरेट से ऊपर की रेट पर आ जाता है, यानी इसमें when the prices of goods and services increases at a 2 digits or 3 digits rate per annum, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉन एज जंपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग को हम जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये मॉडरेट के बाद में आता है और कंपैरेटिवली
2 डिजिट्स में अगर हम देखते हैं और कभी कभी 3 डिजिट्स तक पहुंच जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। इन द वर्ड ऑफ बाउमिल एंड ब्लाइंडर, इन्होंने इसके लिए एक थ्योरी दिया है कि ग्लोपिंग इन्फ्लेशन रेफर्स टू एन इन्फ्लेशन दैट प्रोसेस एंड एक्सपेंशनली हाई, इसमें बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एंड इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप। अभी सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट कर रहा है सोसाइटी में, मिडिल और लो इनकम ग्रुप जो है उसको ग्लोपिंग इन्फ्लेशन इफेक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू सेव मनी फॉर फ्यूचर। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो मनी सेव ही नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए मनी सेव करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर सेविंग नहीं होगी तो इकोनॉमी में कभी भी आगे एक तरह से कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है, थर्ड वन इज हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस इज एक्सट्रीमली हाई और आउट ऑफ कंट्रोल। इसमें प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब एक तरह से इकोनॉमी में इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ने के बाद में सारी अस्त व्यस्तता हो जाती है और डिमांड और सप्लाई में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, तो इस तरह का जो इन्फ्लेशन होता है वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहे तो भी नहीं कंट्रोल कर सकती है। In other words, hyperinflation take place when the increase in price is more than 3-digit rate annually. मतलब 3 डिजिट से भी ज्यादा, यानी हम कह सकते हैं इसमें 100 के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो सारे लगभग आ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है। हाइपर इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अनरेस्ट्रिक्टेड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, जिसमें जो प्राइस है वो सप्लाई पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी इन 1922 एंड 23 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ये जर्मनी में आया था 92 और 1923 में आया था, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, जिम्बाब्वे और इनमें भी जो है हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया था एक टाइम पीरियड पे। इसके बाद मैं कॉजेस की बात करना चाहूंगी कि कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिकली होता क्या है, मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज आइदर बाय द प्रिंटिंग एंड गिविंग अवे मोर मनी टू द इंडिविजुअल्स व्हाइल लीगल डिवैल्यूएटिंग है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे लाइक आरबीआई है वो ही मनी सप्लाई कर पाता है, तो उसके थ्रू जो एक तरह से इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, वो हम इसके अंदर देखेंगे। बेसिकली ये दो होते हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करना चाहूं तो बेसिकली इट इज इन्फ्लेशन period of inflation which arises from the rapid growth in aggregate demand है। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपका निकल कर आता है। और इट occurs when economic growth is too fast, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। If aggregate demand is rises faster than the productive capacity, then the firm will respond putting up prices and creating inflation। तो इससे क्या होता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो उससे इन्फ्लेशन अपने आप में निकल के आ जाता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं या किन कारणों से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ रहा है। एक तो है एक्सेस डिमांड, मैंने आपको बताया अगर डिमांड ज्यादा होगी तो होगा, और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी है तो भी ये होगा, या फुल एम्प्लॉयमेंट है तो होगा। इकोनॉमी विल ग्रोइंग एट अ रेट फास्टर देन द लॉन्ग टर्म ट्रेड है, और फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है, यानी सभी लोगों को एक तरह से हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये एक तरह से। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द cost of wages, raw material, high cost of the production and aggregate supply। बेसिकली ये सप्लाई साइड से आता है, तो इसमें एक तरह से क्या हो जाता है, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री है, इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई के बीच में एक तरह से गैप आ जाता है, और इस साइड से भी आपका इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं देखें तो हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर। ये हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कैसे मेजर होता है। इंडिया में हमारे दो मेथड अपनाए गए हैं, एक तो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और सेकंड है डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे आपके इनके नाम से ही देख रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ट्रैक्स एनी शिफ्ट इन रिटेल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड डेली यूज गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड अक्रॉस द कंट्री है।
जो रिटेल प्राइजेस है, रिटेल जो बेसिक कमोडिटीज हैं या जो सर्विसेज है जो डेली यूज में आती है, उनसे आता है बेसिकली इसको। और फिर दूसरा है WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इट इज द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल, जिसको हम होलसेल जो शॉपकीपर्स होते हैं या कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके थ्रू होता है। इट कंसिडर्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड ट्रेडेड अमॉन्ग कॉर्पोरेशन एंड नॉट गुड्स परचेज्ड बाय द consumers है। तो the aim of the WPI is the monitor that the reflect demand and supply in manufacturing। अब इस पे दोनों पर ही कंट्रोल करना जरूरी होता है। फिर बात करते हैं हम इन्फ्लेशन रेट, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो रेट होता है बेसिकली इन्फ्लेशन रेट में ही नापा जाता है। द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड एनुअली, अ मंथ और अ ईयर है। द परसेंटेज टेल यू हाउ क्विकली प्राइस रोज एंड ड्यूरिंग द पीरियड है। इसमें जो पूरे एनुअली प्राइस होती है उसके एक तरह से देख सकते हैं, उसके रेट को ही हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं। इसमें एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। इफ द इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ गैलन ऑफ अ गैस इज 2% पर ईयर, देन द गैस प्राइस विल बी 2% हायर नेक्स्ट ईयर है, तो वो नेक्स्ट ईयर 2% ज्यादा हो जाएगी। इफ द इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन 50% इन अ मंथ, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। वो हाइपर इन्फ्लेशन में, क्योंकि 2-3 डिजिट्स में जब पहुंच जाते हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। इफ इन्फ्लेशन आकर एट द सेम टाइम एज अ रिसेशन, तो उस केस में क्या होगा, रिसेशन वाला सिचुएशन आ जाएगा। फिर है मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने कुछ मेजरमेंट्स या इस तरह से कह सकते हैं इसके कंट्रोल के मेथड्स अपना रखे हैं, वो भी हमें देखना जरूरी कि कैसे गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट। द मेन पॉलिसी यूज्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करता है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट यूज करती है। तो इन दोनों ही तरीकों से इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस डिमांड इन इकोनॉमी एंड लीडिंग टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लोअर इन्फ्लेशन है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर देने से क्या होता है, उससे एक तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, वो भी एक तरह से RBI ही करता है। मॉनेटरिस्ट आर्ग्यूज दैट देयर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई मार्केट में आने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, वो ही हमारा इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। तो देयरफॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन है। सप्लाई साइड पॉलिसीज से भी हो सकता है। पॉलिसीज टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, पुटिंग डाउनवर्ड्स प्रेशर ऑन द लॉन्ग टर्म कॉस्ट है। फिर फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का टूल होता है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अपना बजट निकाला था तो वो क्या था, फिस्कल पॉलिसी का ही टूल था। द हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स could reduce the spending demand and inflation pressure है। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा देती है तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, तो वो भी एक फिस्कल पॉलिसी का अपना टूल है। फिर वेज कंट्रोल है, वेज को भी कंट्रोल किया सकता है। ट्राइंग टू कंट्रोल वेजेस कुड इन द थ्योरी हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, क्योंकि अगर वेजेस को कंट्रोल कर लोगे तो एक तरह से इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टूल हो जाता है। लास्ट में कुछ इसका कंक्लूजन देना चाहूंगी मेरे इस पूरे लेसन का। इकोनॉमिक्स यूज द टर्म ऑफ इन्फ्लेशन टू डिनोट एन ऑनगोइंग राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, put it in units of money। इन्फ्लेशन रेट वेरी फ्रॉम, हमने देखा था ईयर टू ईयर और करेंसी टू करेंसी जो है वो वेरी होता जाता है। हर कंट्री का और हर ईयर का सेम हो ही नहीं सकता। इन्फ्लेशन कैन बी व्यूड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है। एक इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से हम उसको देख सकते हैं कि वो अलग अलग होगा। दोज विद टेंजिबल असेट्स लाइक प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक commodities may like to see some inflation as that raises the value of their assets. So people holding cash may not like inflation as it address the value of their cash होल्डिंग है। ठीक है, तो उस बेसिस पर भी हम इसको इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। इन्फ्लेशन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट है द मेन पॉलिसीज यूज टू मॉनेटरी पॉलिसी है। गवर्नमेंट के जो टूल है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। तो इन्फ्लेशन की पूरी स्लाइड आप देखिए और लास्ट तक देखिए। थैंक यू।